था अपन ने इंडेमनिफिकेशन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स चालू कर लिए थे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये पांच अपने को करने। वी हैव स्टार्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है सर? इंडेमनिटी का मतलब होता है कि सर टू मेक गुड द लॉसेस। वो लॉसेस चाहे आपके खुद के कारण कॉज हो रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी के कारण कॉज हो रहे हैं, दैट इज अ सेपरेट मैटर। आपने किसी को लॉसेस से बचाने का वादा किया है तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, नंबर वन। नंबर टू कि सर इंडेमनिटी में वैसे तो हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट, ये जो डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर, उसमें एक्ट ऑफ गॉड को कवर नहीं किया जा रहा था, लेकिन एक सेपरेट केस लॉ के थ्रू उसको भी कवर कर लिया गया। कल बताया था, कल पढ़ाया था आपको। फिर क्वेश्चन था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी? नो, एक्सेप्ट वन, ऑल आर देयर। जो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होते हैं, बाकी सारे होते हैं। नाउ वी नीड टू कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 124 कल कर लिया था इंडेमनिटी वाला। आज अपन करते हैं सेक्शन 125, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या होंगे जब उनको स्यू किया जाता है? ठीक है, आइए देखो, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं इसको। पारिया जी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ू। हाँ जी। The promisee in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover all damages plus costs plus compromise from the promisor slash indemnifier. देखो, प्रोमिसर ने प्रोमिसी को वादा किया है, प्रोमिसर ने प्रोमिसी को इंडेमनिफाई किया है कि मैं तुझे लॉसेस से बचाऊंगा। आई प्रॉमिस टू मेक गुड योर लॉसेस। तो प्रोमिसी क्या क्या डिमांड कर सकता है सर? तीन चीजें डिमांड कर सकता है कि सर कोई भी डैमेज जो हुआ है वो इंडेमनिफायर को बोल सकता है, प्रोमिसर को बोल सकता है चल मेरे को लॉस हुआ है, तूने वादा किया था, तो ये डैमेज मांग सकता है। सर उस डैमेज को वसूलने में कोई कॉस्ट लगी है या उस डैमेज के हिसाब से कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर हुई है वो भी मांग सकता है। प्लस सर यदि चलो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है दो दो पार्टीज के बीच में, मिस्टर एक्स ने अपनी कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया था, कार का इंश्योरेंस लिया था किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। सो इंश्योरेंस कंपनी इज द इंडेमनिफायर या प्रोमिसर एंड मिस्टर एक्स इज द इंडेमनिफाइड और प्रोमिसी, जिनको प्रॉमिस किया गया था। इन्होंने ले जाके कार से किसी थर्ड पार्टी का एक्सीडेंट कर दिया, बाद में बात सेटल हुई सर चलो आप मुझे 1 लाख रुपए दे देना, मेरी भी गाड़ी को नुकसान हुआ है तो मिस्टर एक्स की गलती थी, इनको देने की जरूरत पड़ रही है। तो सर यदि कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इन दोनों पार्टीज के बीच में, तो इन द गिवन फ्रेम, एकदम अनंत नहीं, इन द गिवन फ्रेम वो कॉम्प्रोमाइज का पैसा भी इंडेमनिफायर से मांगा जा सकता है। तो सर या तो मतलब जो भी डैमेजेस हो रहे हैं प्लस जो भी कॉस्ट लग रही है, आपको कई बार वकील भी अपॉइंट करने पड़ते हैं, तो सर उनकी कॉस्ट लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ सर, डैमेजेस कॉस्ट या फिर कॉम्प्रोमाइज भी हो रहा है सर, वो प्लस 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 है, ये सब अमाउंट आप वसूल सकते हो इंडेमनिफायर से। ठीक है, क्या क्या डिटेल्स देखते हैं, कौन कौन से ए बी सी, देख भाई। A. All damages which he may be compelled to pay in any suit. कोई भी सूट में मतलब कोई भी केस में या कोई भी सिचुएशन में जो उसको डैमेजेस पे करने पड़े हो वो वसूल सकता है। सेकंड, ऑल कॉस्ट्स विच ही मे हैव बीन कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग द सूट। कई बार उसको केस करना पड़ता है और कई बार उसको केस में डिफेंड करना पड़ता है, किसी और ने उसके ऊपर केस किया तो सर उसकी कॉस्ट लगेगी। सर आप कोर्ट कोई आपको फ्री में सुनने के लिए नहीं बैठा है, कोर्ट भी आपसे कोर्ट फीस चार्ज करता है, वकील भी आपसे वकीलों की फीस चार्ज करते हैं, बहुत सारी वहां पर अनंत तरीके की चार्जेस लगते हैं। तो सर वो सारे कॉस्ट भी आप इंडेमनिफायर से डिमांड कर सकते हैं। थर्ड, ऑल दी सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट। उस सूट के अंडर कॉम्प्रोमाइज में आपने जो भी कॉस्ट इनकर, जो भी कॉम्प्रोमाइज किया है, तो सर वो भी आप इंडेमनिफायर से वसूल सकते हैं। ठीक है,
तो ये 3 राइट्स होते हैं इंडेमनिटी होल्डर के जब उसके ऊपर केस किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनिफायर्स लाइबिलिटी, जिसने दूसरे को इंडेमनिफाई किया है, प्रॉमिस किया है टू मेक गुड द लॉस, उसकी लाइबिलिटी एक्चुअल में चालू कब से होती है? उसकी लाइबिलिटी एक्चुअल में चालू किस पॉइंट से होती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर स्टार्ट्स, देखो एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये सबसे बड़ा फर्क है। सब समझो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, इसी पॉइंट पे समझ लो। सर मान लीजिए हमारे नीम मुरारका को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मेहनत करके जैसे तैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, लेकिन इसने अपने पापा को बोला मैं तो बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मेरे को कहीं जॉब वॉब या सीए की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है साहब, तो नीम पापा ने कहा ठीक है कर ले, मेरे पास फंड्स नहीं है, बाहर से अरेंज करके करने पड़ेंगे तेरे को। इसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नीव गया बैंक के पास में, ठीक है, बैंक को बोला लोन देगा क्या? बैंक बोला तू नया आदमी है, ठीक है, तेरे को कैसे लोन दे दूं, जाके कोई गारंटर लेके आ। ठीक है, तो इसने कहा, इसने अपने फादर साहब को बोला कि आप मेरे गारंटर बनोगे? फादर ने बोला हाँ ठीक है, मैं तेरा गारंटर बन जाता हूँ। गारंटर का काम क्या होता है? प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस लोन को चुकाने की किसकी है? कि सर नीव की है। यदि नीव किसी कारणवश नहीं चुका पा रहा है उस लोन को, तो बैंक किसको याद करेगा? सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी गारंटर की होती है कि भैया ये चुका नहीं पा रहा है, आपने गारंटी ली है तो अब आपको ये चुकाना है। तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नीव की, सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी गारंटर की। ये बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो, ये बात समझ में आ गई। लेकिन इंडेमनिटी में क्या होता है? इफ सम इंश्योरेंस कंपनी हैज इंडेमनिफाइड यू, ठीक है, तो सर और मान लो इसकी कार से एक्सीडेंट हो गया, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी, तो सर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की होती है। सीधा इसको बोला जा सकता है तू चुका दे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले मिस्टर एक्स चुकाएगा फिर ये इससे मांगेंगे ना। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडेमनिफायर की होती है, जबकि गारंटी में प्राइमरी नहीं होती है। क्या ये डिफरेंस समझ में आया आपको? क्या ये डिफरेंस समझ में आया? तो इंडेमनिफायर की लाइबिलिटी कब से स्टार्ट होती है? आइए पढ़ते हैं, समझ में तो आ चुका है, पढ़ते हैं इसको। Liability of an indemnifier commences as soon as the liability of the indemnity holder becomes absolute and certain. जैसे ही पता पड़ेगा मिस्टर एक्स को, जिसने जिसको ठोक दिया है, मिस्टर वाई को ठोक दिया है, तो जैसे ही पता पड़ेगा 10,000 रुपए का टोटल खर्चा है, ये अमाउंट एब्सोल्यूट जिस दिन हो जाएगा उस दिन से इनकी लाइबिलिटी चालू हो जाएगी, ये रेस्पॉन्सिबल होंगे चुकाने के लिए। ठीक है, सो लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर कमेंसेस और स्टार्ट्स एज सून एज द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टेन। सर्टेनिटी आ जाती है, हाँ भाई इतना रुपया लगे। So the liability of indemnifier is primary in nature. It is not secondary. सेकेंडरी नहीं है कि पहले मिस्टर एक्स चुकाएंगे फिर उनको देना होगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर इज प्राइमरी इन नेचर, पहले उसी को चुकाना है। दैट इज ही विल बी द फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट। इज इट क्लियर? यस सर, वेरी क्लियर। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। A promises to compensate X for any loss that he may suffer by filing a suit against Y. The court orders X to pay Y damages of rupees 1 lakh. As the loss has become certain, X may claim the amount of loss from A and pass it to Y. ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेमनिफायर की है। ठीक है, क्या इंडेमनिटी समझ में आ गया रे? बहुत आसान है ना? यस। ज्यादा क्वेश्चन इंडेमनिटी से नहीं गारंटी से आते हैं, इंडेमनिटी तो छोटा सा था। अब आ जाओ गारंटी पे, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। ठीक है, तो अपन ये यहां तक गारंटी का है, ठीक है, ये सब गारंटी के अगले 5 7 10 पेज। ठीक है, फिर डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, आइए तो लेट्स स्टार्ट दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, गारंटी जो है सेकंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सर गारंटी जो है उसमें या तो ऐसे समझ लो कि सर इट इज अ ट्राइपार्टिएट एग्रीमेंट। ट्राइपार्टिएट मतलब 3 पार्टीज, कि सर एक तो जो होता है जिसने गारंटर, जिसने गारंटी दी है किसी को, गारंटर को हम श्योरिटी भी बोलते हैं।
एक होता है प्रिंसिपल डेटर और एक होता है क्रेडिटर। ये तीन पार्टीज होती हैं। देखो मैंने नोट्स में कहीं ना कहीं, हाँ ये देखो मेंशन किया हुआ है, तीन पार्टीज होती हैं। एक तो होता है श्योरिटी, गारंटर को श्योरिटी भी बोलते हैं क्योंकि वो श्योरिटी दे रहा है, ठीक है। एक होता है क्रेडिटर और एक होता है प्रिंसिपल डेटर। कौन होते हैं ये तीन पार्टीज? कि सर श्योरिटी या गारंटर तो वो आदमी है हु गिव्स द गारंटी, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, ऑन हुज बिहाफ? कि सर प्रिंसिपल डेटर ने यदि डिफॉल्ट कर दिया तो मैं पे करेगा। प्रिंसिपल डेटर ने, प्रिंसिपल डेटर कौन? वो पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। यानी कि अपने एग्जांपल में ये करण फारिया, करण नहीं सॉरी, नीव मुरार का होएगा। नीव ने बोला था ना पापा को मैं बिजनेस करूंगा, बैंक हो जाएगा क्रेडिटर जिसने लोन दिया है, जिसको आपको पैसा चुकाना है। तो नीव मुरार का कौन हो जाएगा? सर प्रिंसिपल डेटर हो जाएगा, जिसके बिहाफ पे उसके पापा ने गारंटी दी है। तो गारंटर कौन हो जाएगा? सर फादर हो जाएंगे। और क्रेडिटर जिसको पैसा वापस चुकाना है, सर बैंक हो जाएगा। तो क्रेडिटर द पर्सन टू whom the guarantee is given. Is it fine that it is a तीनों पार्टी समझ में आ गई? यस सर। प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी या गारंटर एंड क्रेडिटर। तो पहली बात अपन ये बोल सकते हैं कि सर इट इज अ ट्राई पार्टीएट एग्रीमेंट। अपन ने पढ़ा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में मिनिमम दो पार्टीज होनी चाहिए, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि दो ही होनी चाहिए, दो से ज्यादा भी तो हो सकती है। अपन क्या बोल रहे हैं? मिनिमम दो होनी चाहिए। यस, तो सर मिनिमम दो होनी चाहिए। तो सर तीन का भी है, ये ट्राई पार्टीएट, तीन पार्टीज का एक एग्रीमेंट है। मीत, नेतन रिवेरियो अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए। महक, दक्ष अग्रवाल, सुहान गोयल अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए, ठीक है। या तो एक सिंगल ट्राई पार्टीएट एग्रीमेंट बन जाएगा जिसमें एक ही एग्रीमेंट ये तीनों पार्टी साइन कर देंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर पहला एग्रीमेंट बन रहा है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। दिस इज द फर्स्ट एग्रीमेंट इस इन दोनों के बीच में, जहां पर ये लोन दे रहा है, ये उसको वापस पैसा चुकाएगा। दूसरा एग्रीमेंट बन रहा है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, जहां पर ये इसको बोल रहा है कि मैं तेरे बिहाफ पे गारंटी देने का ओके तैयार हूं। और तीसरा एग्रीमेंट बनेगा क्रेडिटर और गारंटर, क्रेडिटर और गारंटर के बीच में, कि मैं प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे आपको गारंटी देता हूं कि यदि वो नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा। तो या तो सिंगल ट्राई पार्टीट एग्रीमेंट मान लो, या फिर तीन अलग अलग कॉम्बिनेशंस में एग्रीमेंट मान लो, इफेक्ट एक ही आने वाला है। क्या ये नेक्स्ट बात समझ में आ गई आप लोग को? यस सर। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर आप बोल रहे हो कि ट्राईपार्टीट एग्रीमेंट है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ट्राईपार्टीट एग्रीमेंट है क्योंकि ये होता है। पर सर अपन ने तो पढ़ा है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर पार्टी को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, हर पार्टी को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। प्रिंसिपल डेटर को कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है क्या? हाँ सर, उसको लोन मिल रहा है। क्रेडिटर को कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है क्या? हाँ सर, उसको लोन वापस और साथ में ब्याज व्याज जो भी है, या फिर कोई दूसरा कंसिडरेशन मिल रहा है, ठीक है। सर गारंटर को क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? सर गारंटर या श्योरिटी है, ये प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को गारंटी दे रहा है, तो सर गारंटर को क्या या श्योरिटी को क्या मिल रही है, क्या कंसिडरेशन मिल रही है? तो हमारा लॉ बोलता है कि सर प्रिंसिपल डेटर की क्रेडिटर ने जो हेल्प कर दी है, दैट इज अ गुड कंसिडरेशन फॉर गारंटर। इस जो ये क्रेडिटर को गारंटी दे रहा है कि इसने नहीं चुकाया तो मैं चुकाऊंगा, तो उसने जो क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के लिए जो भी काम किया है, दैट इज अ गुड कंसिडरेशन फॉर दिस पर्सन, फॉर गारंटर लोन देने के भी आप पे, ठीक है। तो ये कुछ दे रहा है, बदले में इसको प्रिंसिपल डेटर की हेल्प हुई भी मिल रही है। क्या ये लॉजिक समझ में आया? यस सर, ठीक है। सबको समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, तीनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है। तो सर ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, ये तीन तो अपन ने समझ लिए। आइए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझते हैं। गारंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी होती है, कितनी बार बता दिया, प्रिंसिपल डेटर नहीं चुकाएगा तो गारंटर का लगेगा। चलिए पॉइंट नंबर ए पढ़ गई। Contract of guarantee
is a contract to perform the promise made or discharge the liability of a third person in case of his default. Contract of guarantee is a contract to perform the promise made or discharge the liability of a third person in case he defaults. तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड। इसको कुछ सप्लाई करना था, ये नहीं कर पा रहा है, तो गारंटर बोला अरे मैं करूंगा, आप चिंता मत करो। या इसको पैसा देना था, ये नहीं दे पाया, गारंटर बोला अरे ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, आप चिंता मत करो। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, ये थर्ड पर्सन क्यों बोला है? यदि अपन गारंटर ने क्रेडिटर को गारंटी दी तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये थर्ड पर्सन होता है या नहीं होता है? यस, इसलिए थर्ड पर्सन बोला है और कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ ले, एक एक एग्जाम्पल अच्छा है, समझ में आएगा आपको। A requests B to lend rupees 1 lakh to C and guarantees that C will repay the amount within the agreed time, and that on C failing to do so, A will himself pay to B. This is a contract of guarantee. Here B is creditor, C is primary debtor, and A is surety. प्रिंसिपल डेटर, प्राइमरी डेटर, कुछ भी बोलो, ज्यादा अच्छा वर्ड प्रिंसिपल डेटर, एंड ए इज श्योरिटी। ये तो बताया वही है, एक जना प्रिंसिपल डेटर, एक क्रेडिटर और एक श्योरिटी। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, पढ़ भी। X and Y go into a car showroom. X says to dealer to supply latest model of Hyundai car to Y and agrees that if Y fails to pay, he will pay. In case of Y's failure to pay, the car showroom will recover its money from X. सिंपल। तो यानी कि उसने नहीं काम किया तो उसके बिहाफ पे मैं करूंगा। ठीक है, पहली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पीडी, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द क्रेडिटर और इज ऑफ द श्योरिटी और गारंटर। ठीक है, दोनों एग्जांपल पढ़ लिए। आइए ये भी पढ़ लिया अपन ने। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग 3 पार्टीज, नंबर 1। नंबर 2, तो इसका सेम इफेक्ट होता है ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट का जैसे कोई 3 एग्रीमेंट्स हो, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, लोन दे दे या तेरे लिए मैं ये काम कर दूंगा। सेकेंडरी सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी कि मैं इसके बिहाफ पे गारंटी देता हूं। थर्ड और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सुनना कि सर यदि श्योरिटी ने, तो एक बार इसको पढ़ ले फिर समझाता हूं। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होएगा, पढ़ भी। Third, implied contract, an implied contract between the surety and the principal debtor, whereby principal debtor is under an obligation to indemnify the surety if the surety is made to pay or perform. The right of surety is not affected by the fact that the creditor has refused to sue the principal debtor or that he has not demanded the sum due from him. इसको बाद में समझते हैं, एक बार पहले फर्स्ट लाइन को समझो कि सर पहला कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में क्या, कि हाँ लोन दो, वो दो, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में कि सर हाँ उसने नहीं चुकाया तो मैं चुकाऊंगा। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच में क्या, कि सर यदि मेरे को चुकाना पड़ गया तेरे बिहाफ पे क्रेडिटर को, यू विल इंडेमनिफाई मी, यू विल मेक गुड माई लॉसेस। में वो सारे पैसे जो मैंने तेरे बिहाफ पे चुकाए मैं तेरे से वसूल सकता हूँ। इज इट क्लियर? करण फारिया कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर। ठीक है, तो गारंटर ने प्रिंसिपल डेटर के नहीं चुका पा रहा है तो इसको चुका दिया, गारंटर ने क्रेडिटर को चुका दिया 10 लाख रुपए इसके ब्याह पे, तो ऑटोमेटिक इंडेमनिफिकेशन मिल जाएगा, इम्प्लाइड इंडेमनिफिकेशन मिल जाएगा कि ही विल मेक गुड हिज लॉसेस जो इसके कारण हुए हैं, ऑटोमेटिक इंडेमनिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए एक तो ये हुआ। दूसरा, the right of surety is not affected by the fact that the creditor has refused to sue the principal debtor or that he has not demanded the sum due from him। देखो क्या होता है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में आ जाओ। ये है बैंक जिसको अपन क्रेडिटर बोलते हैं, ये है नीव मुरार का जिसने लोन लिया है जो कि प्रिंसिपल डेटर है, और ये नीव के फादर है, ठीक है, जो कि गारंटर जैसे या श्योरिटी जैसे बैठे हैं। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन गया।
अब नींव नींव चुका नहीं पा रहा है, तो सर बैंक के पास में दो ऑप्शन है, सुनना, बैंक के पास में दो ऑप्शन है, आगे और क्लैरिटी मिलेगी, अभी मैं जस्ट सरफेस ही बता रहा हूँ आपको, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। बैंक सबसे पहले सर इसको इसके ऊपर केस करे कि भाई तूने नहीं चुकाया है तो तू कर, फिर वो केस वेस चलता रहेगा। और बैंक के पास में दूसरा ऑप्शन है, गारंटर को बुला ले, गारंटर को बुला ले, आजा भैया वो फेल हो गया है, वो चुका नहीं पा रहा है, तू चुका। तो क्या ये गारंटर फोर्स कर सकता है बैंक को, नहीं पहले तुम केस लगाओ, केस का डिसीजन आने दो, नहीं चुका पाएगा फिर मेरे पास में आना, क्या गारंटर ऐसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बैंक ने प्रिंसिपल डेटर को स्यू किया है या नहीं किया है अपने पैसे वसूलने को, बैंक के पास में हमेशा, या फिर क्रेडिटर के पास में, यदि प्रिंसिपल डेटर फेल हो गया अपने ऑब्लिगेशन में, तो क्रेडिटर के पास में हमेशा ये राइट रहता है कि वो गारंटर को बुला सकती है। तो गारंटर का वैसे भी ऑब्लिगेशन सेकेंडरी है, ये फेल हो गया तभी तो इसको कॉल किया, लेकिन ये नहीं बोल सकता है कि पहले इस पे केस करो। ये सरफेसी बात है, आगे और डिटेल्स देखेंगे अपन। So the right of surety is not affected by the fact that the creditor has refused to sue the principal debtor or that he has not demanded the sum from due from him। देखो, इसका ये जो इंडेमनिफिकेशन का राइट है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से कि इसने पहले पैसा इससे मांगा नहीं मांगा, ठीक है। ये यदि इसको चुकाना पड़ गया, ये हमेशा इससे इंडेमनिफिकेशन डिमांड कर सकता है, गारंटर हमेशा प्रिंसिपल डेटर से इंडेमनिफिकेशन डिमांड कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इज द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी या गारंटर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन जो है, प्राइमरी लाइबिलिटी जो है वो किसकी है? प्रिंसिपल डेटर की। यदि वो चुकाने में फेल हो गया तो फिर प्राइमरी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है, यदि वो चुकाने में फेल हो गया तो सर गारंटर की लाइबिलिटी आएगी, ये बात ध्यान रखना। चलिए जी, इतना समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के? यस सर। तो क्या असेंशियल एलिमेंट्स करना स्टार्ट करें, असेंशियल एलिमेंट्स और फीचर्स और लीगल रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? यस सर, डायरेक्टली भी आ सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी आ सकते हैं। 6 असेंशियल एलिमेंट्स, आइए एक एक करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 करो भाई। Purpose, securing the payment of debt / performance of liability. सर बैंक ने कोई लोन दिया या मनी, या फिर मनी लेंडर ने या किसी से भी लोन लिया है, तो सर सबसे पहला पर्पस क्या होता है? सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ डेट, सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ डेट, इसलिए गारंटी ली जाती है, दिस इज द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। या परफॉर्मेंस ऑफ लायबिलिटी, या फिर प्रिंसिपल डेटर जो है वो क्रेडिटर के प्रति कुछ काम करने के लिए लायबल है, यदि इसने नहीं किया तो मैं करूंगा, तो सर ये इसने लायबिलिटी परफॉर्म नहीं की तो फिर ये लायबल होगा उसे परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया पर्पस। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट और लायबिलिटी, पढ़ गई। Existence of debt or liability is therefore necessary, as guarantee cannot be given without existing of debt or liability. Such liability or promise must be enforceable by law. Liability must be legally enforceable and not time barred. ये बात ध्यान रखना कि सर एग्जिस्टेंस, जब तक कोई प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के लिए कोई डेट या लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होगा, तो फिर गारंटी किस बात की दोगे भैया, है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डेट और लायबिलिटी इज अ प्री रिक्विजाइट, existence of debt or liability is a prerequisite for contract of guarantee। that means ये जरूरत है कि ये होगा तभी तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट या वो डिमांड की जा सकती है गारंटी, इसकी एग्जिस्टेंस जरूरी है, नहीं तो फिर गारंटी किस बात की ले रहे हो। सो एग्जिस्टेंस ऑफ डेट और लायबिलिटी इज नेसेसरी एज गारंटी कैनॉट बी गिवन विदाउट डेट और लायबिलिटी एग्जिस्टिंग, ठीक है। सच लायबिलिटी और प्रॉमिस मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर कई बार क्या होता है, एक तो शुरुआत में ही प्रिंसिपल लेटर से गारंटर मांग लिया जाता है, एक बार बाद, कई बार बाद में भी क्रेडिटर मांगता है कि भाई, और बाद में भी गारंटर गारंटी देता है प्रिंसिपल लेटर के बिहाफ पे, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो सर ये क्या बोल रहा है कि सर यदि कोई पुरानी है तो भी लाइबिलिटी मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल एंड नॉट टाइम बार्ड। ये जो लाइबिलिटी है ना प्रिंसिपल डेटर से क्रेडिटर को जो पैसा देना है, इट मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल एंड नॉट
टाइम बार्ड। ये टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। टाइम बार्ड के लिए कोई गारंटी नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइम बार्ड डेट को वसूलने के लिए वैसे ही केस नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, यस। तो दो पर्पस क्या है गारंटी का? सिक्योरिंग द रीपेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ लाइबिलिटी। सेकेंड, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट और लाइबिलिटी, ये बहुत जरूरी बात है। वो डेट सही में लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए, वो टाइम बार्ड जैसा नहीं होना चाहिए। तीसरी, all the essential elements of a valid contract must be present। सर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो जो बातें जरूरी है वो सारी होनी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज void। ठीक है, वो डेट भी ऐसा होना चाहिए जो कि सही चीज के लिए हो, लीगली एनफोर्सिएबल हो। आप ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो, प्रिंसिपल ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बोलता है मैं आपको अगले महीने की 1 तारीख को 2 किलो चरस और गांजा लेके दूंगा, ठीक है। अरे यार वो तो बार्ड और बैंड प्रोडक्ट्स हैं, और ये मिस्टर जेड गारंटी दे रहे हैं एक्स भी, आप यदि इसने 2 किलो चरस तुमको नहीं दिया तो मैं ला के दूंगा, चिंता मत करो। अरे ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ? क्या ये वैलिड चीज के लिए बन रहा है? नहीं सर, अनलॉफुल चीज के लिए बन रहा है। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? अरे नहीं सर, सारे असेंशियल एलिमेंट्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए होते हैं वो जरूरी होते हैं। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज void। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये तीसरा पॉइंट। यस सर। अब इस तीसरे पॉइंट में कुछ स्पेशल रेफरेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू असेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। बताया था ना मैंने, गारंटर के लिए क्या कंसिडरेशन मानोगे वगैरह वगैरह। तो गारंटर के लिए क्या कंसिडरेशन माना जाता है? सर स्पेशल रेफरेंस टू असेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बात समझ में आई मैं क्या पढ़ा रहा हूं? सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन को लेके अपने को कुछ बातें पढ़नी है, बोलो। समझ में आई? समझ में आई? क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सुहान गोयल समझ में आ रहा है बेटा? सुहान गोयल आ रहा है? यस यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्यों? पूरा पूरा क्यों नहीं आ रहा है? सर वो वीडियोस देखना बाकी है जो मिस हुआ है। अच्छा, कहाँ बिजी थे? सर वो कॉलेज में बहुत ये लोग ने प्रोजेक्ट दे दिया था, तो 6:30 बजे घर आता था, फिर प्रोजेक्ट करता था, ऐसा था। तो 1 घंटा रिफ्रेशमेंट के तौर पे ही आ जाएगा, कल से जोक्स भी सुना दूंगा थोड़े से क्लास में, तो रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा। फिर प्रोजेक्ट्स कर लेना। ऐसा क्या है, 7 बजे 6:30 बाद ही रहती है अपनी क्लास। ठीक है, आ जा, छोड़ा मत कर यार, बहुत हेल्प लगेगी तेरी। चलो आ जाओ। स्पेशल रेफरेंस टू असेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। फर्स्ट पॉइंट पढ़ भाई। Like every other contract, a contract of guarantee should also be supported by some consideration. A guarantee without consideration is void. सर जैसे हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है वैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी तो सारी पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए ना। बोथ द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसिडरेशन फ्रॉम द अपोजिट पार्टी। इस भले ही वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा भी हो, मिलना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट वेरी इजी, पॉइंट नंबर बी। But there is no need for a direct consideration between the surety and the creditor. Consideration received by the principal debtor is sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. देखो, बट सर अभी ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या, कि सर प्रिंसिपल लेटर को कुछ ना कुछ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फायदा मिल रहा है, क्रेडिटर को भी मिल रहा है, गारंटर को क्या मिल रहा है भैया? सर यदि प्रिंसिपल लेटर ने लोन नहीं चुकाया तो मैं आपको चुकाऊंगा। सर बदले में क्या मिल रहा है? बदले में इसने इसको लोन दिया ना, ये इसके लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन है कि प्रिंसिपल लेटर गेट्स लोन, या उसकी हेल्प हो गई, उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इट इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द गारंटर फॉर गिविंग दिस कंसिडरेशन, फॉर गिविंग दिस गारंटी। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं ना। यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ो भाई। B requests A to sell and deliver him goods on credit. A agrees to do so provided C guarantees the payment of price of goods.
C promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the goods. As per section 127, there is sufficient consideration for C's promise. Therefore, the guarantee is valid. मतलब बी ने ए को रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मुझे माल बेचेंगे और उधार पे माल देंगे मेरे को। तो ए बी ने बोला ए को देगा क्या, ए बोला दे दूंगा। तू देख, तू भी सी को जानता है, मैं भी सी को जानता हूँ, तेरा भी अच्छा दोस्त है, मेरा भी अच्छा दोस्त है। तो एक काम करते हैं, सी यदि गारंटी देगा तो मैं तेरे को माल उधार पे दे दूंगा। ठीक है, सी ने दे दी। तो सर इसने गारंटी दी, इधर से इधर क्या कंसिडरेशन जा रहा है सी से ए को कि ये गारंटी दे रहा है, ये ए का कंसिडरेशन है। इसको बदले में क्या मिल रहा है कि सर बदले में इसने इसे माल उधार पे देके दे दिया, ये इसके लिए सी के लिए वैलिड कंसिडरेशन है। एज सिंपल एज दैट, देयरफॉर द गारंटी इज वैलिड। ये बोलना गलत होगा कि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में गारंटर को खुद को तो कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता है। सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने का सबसे पहला और बेसिक नियम ही यही है, हर पार्टी को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए ना, तभी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अदरवाइज नहीं तो हमने ये कहाँ पढ़ लिया होता, जब चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होता कंसिडरेशन, वहां पर था हर पार्टी को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। नहीं मिलता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अपन ने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, जहां पर दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन नहीं भी मिलता है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। गिफ्ट्स, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बाद डेट चुकाने का प्रॉमिस, पढ़े थे ना बहुत सारे एक्सेप्शंस, जहां दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पर ये तो अपन ने वहां नहीं पढ़ा था। ठीक है, अपन ने तो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि वहां इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि सर यहाँ है कंसिडरेशन गारंटर के लिए कंसिडरेशन है। क्या कंसिडरेशन है कि प्रिंसिपल डेटर को कुछ ये जो भी ट्रांजैक्शन हो गया उसके साथ में इसके लिए बहुत अच्छा कंसिडरेशन है। ठीक है, चलिए। तो सर अपन कहते हैं ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। यस सर, स्पेशल रेफरेंस कंसिडरेशन का पढ़ना जरूरी था जो पढ़ रहे हैं। तो सर सबको कंसिडरेशन है, क्या कंसिडरेशन है गारंटर को, ये भी पढ़ लिया। पॉइंट नंबर सी पर, बट पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक बार इसको पढ़ फिर समझते हैं। एग्जाम्पल करूँ? हाँ नहीं, हाँ एग्जाम्पल पढ़ ले। A sells and delivers goods to B. C afterwards, without consideration, agrees to pay for them in default of B. The agreement is void. देखो, ए सेल्स एंड डिलीवर्स द, ये यार मेरे से थोड़ा सा स्लिप हो गया, मैंने शायद ऊपर आपको अपोजिट पढ़ा दिया है। क्या पढ़ाया था, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर लीगली एनफोर्सेबल एंड नॉट टाइम बार्ड। सर इधर मैंने आपको क्या बोल दिया था कि कई बार बाद में भी हो जाता है, गारंटी दे दी जाती है। ठीक है सर, ये स्पेसिफिकली यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है कि सर पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सर ये नहीं चलेगा, प्रिंसिपल लेटर और क्रेडिटर के बीच में ऑलरेडी कोई ट्रांजैक्शन हो गया, उसके लिए गारंटर जो है वो बाद में गारंटी दे रहा है। तो सर इसको क्या पास्ट में कंसिडरेशन, पास्ट में यहां से यहां जो लोन मिला हुआ है या जो माल सप्लाई किया हुआ है तो वो तो इसके लिए पास्ट कंसिडरेशन हो गया। क्या वो नए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए अभी कंसिडरेशन जैसे दिया जा सकता है? नहीं सर, उसी समय ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाद वाला काम नहीं आएगा भाई, इधर मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा। बट पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, ए ने बी को माल बेचा। सी आफ्टरवर्ड्स विदाउट कंसिडरेशन एग्रीज टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट। बाद में आया सीन में गारंटर और बोला अच्छा ये पे नहीं करता, तो मैं नहीं, फिर ये पास्ट कंसिडरेशन नहीं मान सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए, ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। इसमें ये माना जाएगा गारंटर को तो कोई कंसिडरेशन मिला ही नहीं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन मेरी तरफ से। चलिए आइए पॉइंट नंबर डी पे, चलो भाई। No sorry, even if the principal debtor is incompetent to contract, the guarantee is valid. But if surety is incompetent to contract, the guarantee is void. देखो ये बड़ा ही खतरनाक पॉइंट है। क्या
यहां पर है माइनर हु इज द प्रिंसिपल डेटर, यहां पर है क्रेडिटर, और यहां पर है श्योरिटी और गारंटर। सर ऐसा है तो भी चल जाएगा, ऐसा है तो भी चल जाएगा। ये मत बोलना दैट एग्रीमेंट मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि हम किस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, इस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? इसकी बात कर रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर माइनर को हेल्प किया, माइनर के बिहाफ पे गारंटी दिया, सर इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यदि माइनर नहीं चुकाया तो सर ये इससे पैसा मांगा जाएगा, और ये मेजर होना चाहिए। बस जरूरी बात क्या है, गारंटर और श्योरिटी शुड बी मेजर। ये फिर भी पूरा अरेंजमेंट चल जाएगा। यदि ये डिफॉल्ट कर रहा है तो इससे कभी परेशान किया भी नहीं जाएगा, ये मान लिया जाएगा हमको तो इसी से ही मांगना है और इससे मांग लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सर ये माइनर है ना प्रिंसिपल डेटर, तो भी चल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड है। प्रॉब्लम कब होगी सर? ये माइनर, ये क्रेडिटर और ये श्योरिटी या गारंटर जो है, सर ये माइनर हो जाए, ठीक है, तो फिर नहीं चलेगा, ये फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, सर ये माइनर नहीं होना चाहिए, श्योरिटी या गारंटर माइनर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? नहीं तो आप माइनर के अगेंस्ट आप गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई? यस, गॉट द पॉइंट? यस सर। So even if the principal debtor is incompetent to contract, guarantee is valid. But if surety is incompetent to contract, the guarantee given is void. बोल भाई दक्ष अग्रवाल। सर तो मतलब अगर श्योरिटी माइनर हुआ तो जो श्योरिटी और जो जिसने लोन दिया है उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और सिर्फ मेन कॉन्ट्रैक्ट ही बचेगा, मेजर और जिसने लोन दिया है उसके बीच, राइट? ये क्रेडिटर है, ये प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है। इधर एक माइनर से गारंटी दिलवा दी गई है, तो इस गारंटी एस्पेक्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये वाला तो फिर भी चलता रहेगा। इसको